हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज का हमारा हिस्ट्री का पार्ट 7 है और पार्ट 6 में हमने बात की थी वैदिक सिविलाइजेशंस के बारे में। वैदिक सिविलाइजेशंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो कौन कौन से पार्ट हैं, वैदिक सिविलाइजेशन की टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक रही, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 6 में बेसिक से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इजीली वीडियो को देख सकते हैं या फिर वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिससे आपके साथ साथ उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके और इस चैनल को सपोर्ट करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक जो सभ्यता थी उसका जो पार्ट है फर्स्ट ऋग वैदिक काल। तो उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि ऋग वैदिक काल में क्या क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग वैदिक काल जो टाइमिंग थी उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो ऋग वैदिक काल की जो टाइमिंग थी वो 1500 से 1000 BC तक थी। इसकी जानकारी के जो स्रोत है वो ऋग्वैदिक से मिलते हैं। ऋग्वैदिक जो कि हमारा सबसे ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। तो इसकी जानकारी आपको याद रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल की जो शुरुआत है वो कब से कब तक थी, उसका टाइम पीरियड क्या था, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक इसका टाइम पीरियड था। और इसकी जानकारी का जो स्रोत है, सोर्सेस हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो आपके ऋग्वेद से मिलते हैं और ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस समय वैदिक आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। क्या था इस समय जो वैदिक आर्य, जो कि आपके वैदिक जो आर्य थे जो मध्य एशिया से आए थे भारत, वो उनका जो जीवन था वो अस्थायी था, यानी नॉन परमानेंट था। परमानेंट जीवन नहीं था, नॉन परमानेंट जीवन था, व्यतीत करते थे। या एक ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे, या जो सभ्यता थी या एक ग्रामीण व्यवस्था का अंग थी। क्यों, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी और जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा ऋग्वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैन्य प्रदेश कहा गया। क्या हुआ, जो ऋग्वैदिक काल में जो विस्तार हुए क्षेत्रों के, वो क्षेत्र क्या कहलाए, आपके सप्त सैन्य प्रदेश कहलाए। क्या कहलाए, सप्त सैन्य प्रदेश कहलाए। इस क्षेत्र में प्रमुख 7 नदियां प्रवाहित थी। कितनी नदियां, 7, इसीलिए इसका नाम सप्त सैन्य प्रदेश रखा गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 नदियां प्रवाहित होती थी, 7 नदियां निकली हैं। जैसे हमारी फर्स्ट है सिंधु, सेकंड सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास तथा सरस्वती। तो ये 7 नदियों को मिलाकर इस प्रदेश का नाम सैन्य प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मावतार भी कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋग्वेद के में इस क्षेत्र को ब्रह्मावतार भी कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मूजवंत कहा गया है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को किस नाम से जाना जाता है तो आप बता सकते हैं कि मूजवंत के नाम से जाना जाता है हिमालय को, किसमें, ऋग्वेद में। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में शरद, व्रत तथा गढ़ सैनिक इकाइयों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, ऋग्वेद में शरद, व्रत तथा गढ़ सैनिक इकाइयों का उल्लेख है। पथिकृत का प्रयोग अग्निदेव के लिए किया गया है। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। क्या था इस काल में, वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित सेना का जो नियमित सेना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में जो राजा होते थे उनकी कोई नियमित सेना नहीं थी। ये हो गई बात ऋग्वैदिक काल की। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी, सोशल स्ट्रक्चर था, वो कैसा था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं हम सामाजिक संरचना के बारे में। तो सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार परिवार था। क्या था, परिवार। तो ऋग्वैदिक सामाजिक जो संरचना, जो आधार था, जो बेस था, वो फैमिली, परिवार पर डिपेंड करता था। वहाँ का मुख्य जो आधार था वो परिवार था। परिवार कैसा था, पितृसत्तात्मक था। कैसा परिवार था, पितृसत्तात्मक था। वहाँ पर जो सत्ता होती थी वो पिता की होती थी। तो यह जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ये भी याद रखना अगर पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो आप बता सकते हैं कि मुखिया को कुलप कहा जाता था, जिसे अन्य सदस्यों से अधिक महत्व प्राप्त किया जाता था। जैसे अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो पिता को दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल था, वहाँ पर जो मुखिया होता था, वो घर का गार्जियन जो होता था, वो कुलप कहलाता था और सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो उन्हीं को दिया जाता था। तो अगला पॉइंट है हमारा, पितृ प्रधान समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। तो क्या होता था उस टाइम, महिलाओं को जो है अत्यधिक सम्मान, उचित सम्मान, ऊंचा सम्मान दिया जाता था। महिलाएं अधिक स्वच्छंद तथा स्वतंत्र जीवन यापन करती थी। महिलाएं जो थी वो कैसा जीवन, अधिक स्वच्छंद तथा स्वतंत्र जीवन यापन करती थी, अपना जीवन व्यतीत करती थी, गुजारती थी। उन्हें पारिवारिक जीवन में यथोचित महत्व मिलता था। उनको पारिवारिक जीवन में यथोचित महत्व मिलता था, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने तथा राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। जो महिलाएं होती थी उनको शिक्षा प्राप्त करने और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल संस्था, इंस्टीट्यूट में वो इंक्लूड हो सकती थी, उनको फ्रीडम दी जाती थी। क्या फ्रीडम मिलती थी? जो महिलाएं होती थी वो एजुकेशन के एरिया में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट में इंक्लूड की जाती थी, उनको इन चीज़ों के लिए फ्रीडम मिलती थी। ऋग्वैदिक काल में अपाला, सिकता, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा जैसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, डिस्क्राइब मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा, ऋग्वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था। कैसा समाज था? कबीलाई, यानी कि जो कबीले होते थे उस टाइप का समाज था। कौन सा? ऋग्वैदिक काल हमारा। ऋग्वैदिक समाज तो हमारा उस कबीलाई समाज था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। कैसे? ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के जो चिन्ह हैं वो दिखाई देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वर्ण व्यवस्था के जो चिन्ह हैं वो किस काल में दिखाई देते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं जो ऋग्वैदिक काल है उस काल में हमारे वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। कि आप बता सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए वर्ण व्यवस्था की प्रणाली किस काल में देखने को मिलती है, तो आप बता सकते हैं ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऋग्वैदिक के पुरुषोक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। इसके बारे में हमने बात की थी। वो 4 पुरुषोक्त कौन कौन से हैं आपको पता होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की चर्चा मिलती है। अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन से 4 वर्ण है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारे 4 पुरुषोक्त हैं। किंतु तब यह विभाजन जन्ममूलक न होकर कर्ममूलक था। कैसा था? जो ये विभाजन हुआ था ये जन्ममूल पर न होकर कर्ममूल पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, जो परम पुरुष थे उनके मुख से जो है ब्राह्मण का जन्म होता है और क्षत्रिय का जन्म उनकी भुजाओं से, वैश्य का जांघों से और शूद्र का पैरों से जन्म होता है, उत्पन्न होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद की ऋषियों में प्रमुख गृत्स, मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ को क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें मंडल का रचनाकार माना गया है। जितने मंडल है उनमें क्रम से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें मंडल का रचनाकार इनको माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माना जाता है ऋग्वेद का 8वां मंडल कर्ण और अंगिरस वंश को समर्पित है। किसको समर्पित है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद का 8वां मंडल किसको समर्पित है, तो आप बता सकते हैं कर्ण और अंगिरस वंश को समर्पित है। 9वें मंडल को सोम की चर्चा है। 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? सोम की चर्चा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गाय को अघन्या। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य। जो ना मारने योग्य उसको अघन्या कहते हैं और गाय को अघन्या माना जाता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था, माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, दास्यु की चर्चा। ऋग्वेद में अदेवायु देवताओं में श्रद्धा नहीं रखने वाले जो अदेवायु कहलाते थे और अब्राहन वेदों को न मानने वाले को और आजीवन यज्ञ न करने वाले को इत्यादि रूपों में की गई है। तो इनके जो नाम हैं, जैसा कि आपको पता है, अदेवायु जो देवताओं में श्रद्धा नहीं रखने वाले होते थे और अब्रह्मण वेदों को ना मानने वाले होते थे और आजीवन यज्ञ नहीं करने वाले इत्यादि रूपों की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
ऋग्वैदिक समाज में संस्कारों को महत्व दिया जाता था। किसको? संस्कारों को महत्व दिया जाता था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में आपके जो संस्कार होते थे उनको महत्व दिया जाता था। जैसा कि आप सबको पता होगा, संस्कारों की संख्या हमारे 16 प्रकार के संस्कार होते थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते थे, उनको महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, कन्या का विवाह मंत्रोच्चार के साथ संपन्न किया जाता था। ये हमारा वर्तमान में भी होता है। अगर हमारे वर्तमान में देखा जाए, अगर विवाह होते हैं तो उनमें मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। तब हमारे विवाह जो वैदिक काल में जो है विवाह संपन्न होते थे, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। लंबे समय तक विवाह ना करने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अगर वैदिक काल जो था, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं लंबे समय तक विवाह नहीं करती थी, उन महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उन महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुपत्नी तथा अनुपस्थित, जो बहुपत्नी प्रथा थी वो अनुपस्थित थी। क्या थी? बहुपत्नी प्रथा अनुपस्थित थी। विवाह के अवसर पर वर को उपहार देने की प्रथा थी। विवाह के अवसर पर वर को उपहार देने की प्रथा थी। कब? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो विवाह होते थे उनमें जो वर होते थे उनको उपहार देने की जो प्रथा थी वो चलन में थी। जैसा कि वर्तमान में भी विवाह होते हैं तो वहाँ पर वर या वधू को जो उपहार दिए जाते हैं वो वर्तमान में भी यह चलन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन इसे दहेज नहीं कहा जा सकता। उस टाइम क्या था? अब तो यहाँ पर हम वर्तमान में देखा जाए तो जो वधू या वर को दिया जाता है उपहार, उसको हम दहेज के रूप में लेते हैं। और उस टाइम क्या था? जो उपहार दिए जाते थे उसे दहेज के रूप में नहीं लिया जाता था, नहीं कहा जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिया जाता था उसे वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु। याद रखना, कन्या के विदाई के समय जो उपहार, जब कन्या विदा होती थी उस समय जो उपहार दिए जाते थे, द्रव्य दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। याद रखना, क्या कहा जाता था? वहतु। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। उस टाइम बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। समाज में सती प्रथा कोई अस्तित्व नहीं था। सती प्रथा का भी कोई अस्तित्व नहीं था। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृत थी। जो विधवा महिलाएं थी उनका पुनर्विवाह हो सकता था। वो सारी स्वीकृति आपकी ऋग्वैदिक काल में मिलती है देखने को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सोम आर्यों का मुख्य पेय था। सोम जस जो था वो आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुख्य आयोजनों के दौरान परोसा जाता था। दूध तथा दूध से बने व्यंजनों की चर्चा भी मिलती थी। दूध तथा दूध से बने जो व्यंजन होते थे, जो पकवान होते थे, उनकी भी चर्चा आपको देखने को मिलती है। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्री तथा पुरुष आभूषणों के शौकीन थे। ऋग्वैदिक काल में जो आपके स्त्री और पुरुष होते थे वो काफ़ी ज़्यादा आभूषणों के शौकीन होते थे। सोने, चांदी, तांबे तथा बहुमूल्य धातुओं के आभूषण प्रयोग में लाए जाते थे। उस टाइम क्या होता था? जो सोने, चांदी तथा तांबे के जो बहुमूल्य, जो कीमती, जो कॉस्टली जो धातुएं होती थी तो वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती थी। स्त्रियां साड़ी तथा पुरुष धोती तथा अंगोछे का प्रयोग परिधान के रूप में किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक आर्यों के मनोरंजन का साधन संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ तथा चौपड़ का खेल था। कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में प्रतिस्पर्धाएं कराई जाती थी और उनका आयोजन भी होता था। अगला पॉइंट है हमारा, आर्यों के परिधानों को 3 भागों में बांटा गया है। आर्यों के जो परिधान थे यानी कि जो वस्त्र थे उनको 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका वास, जिसका अर्थ होता है शरीर के ऊपर धारण किया जाने वाला मुख्य वस्त्र। अधिवास, जिसका अर्थ होता है कमर के नीचे धारण किया जाने वाला मुख्य वस्त्र। थर्ड था हमारा उषणी या पगड़ी में बांटा जाता है, पगड़ी में बांटा जाता है। परिधान के नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। तो ये थी हमारे जो वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में हमने बात की है। अब आगे पॉइंट है हमारा आर्थिक जीवन। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन है वो कैसा है उसके बारे में हम पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो
कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में हमने वीडियो कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें डिस्कस किया था। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इजीली वीडियो मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे आपको कंटिन्यू जो हमारे वीडियो आते हैं वो मिलते रहें और एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।